हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की सीरीज में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। और आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो भी एग्जाम कराता है, अगर उसमें जीएस पूछी जाती है तो इन सभी में के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो वीडियोज हैं ये आपके यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आरओ हो जाएगा। इसके साथ साथ हाईकोर्ट्स जो आरओ आने वाली है उसके लिए भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जीडीसी के एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं जहां पे भी जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं? ए जीवाणु और कवक, बी प्रोटोजोआ और शैवाल, सी लाइकेन और फर्न, और डी पौधे और जानवर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं वो कौन होते हैं। तो जीवाणु और कवक ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, जो मृत जैव पदार्थ है उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। और ये क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उनको पुनः मिट्टी में लौटाने का काम करते हैं, जिससे कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पारिस्थितिक क्षेत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? ए टुंड्रा क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, सी विषुवतीय क्षेत्र, और डी मध्य अक्षांश घास भूमि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि किस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विषुवतीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक होते हैं। जैसे मान लिया अगर विषुवतीय क्षेत्र की बात करेंगे, इसके आसपास कोई क्षेत्र है विश्व, यहाँ पर चूंकि हीट ताप ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो जब जैव विविधता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी, जो उम्मीद है सभी का सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ए गौरैया, बी जीवाणु, सी कवक, और डी केचुआ। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसमें से कौन आपका अपघटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं गौरैया क्या एक उपभोक्ता है। ठीक है, और अपघटक क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और केचुआ क्या होता है? केचुआ एक अपमार्जक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? ए एशियन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, सी अफ्रीकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, डी अमेरिकन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। उम्मीद है आपने AEPS का फुल फॉर्म पक्का इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एनर्जी, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र है इसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1991 में प्रारंभ हुआ था। इसका काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक पहल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपुदमन बेवली किसके लिए प्रसिद्ध है? ए प्लगिंग, बी समुद्र तट की सफाई के लिए, सी स्वच्छ वायु के लिए, और डी शिकार विरोध के लिए। उम्मीद है आपने इनका नाम पक्का सुना होगा, रिपुदमन बेवली का। तो आपने इसका आंसर भी लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये आपका समुद्र तट की सफाई के लिए बहुत ही फेमस है। इन्हें हम बीच वॉरियर कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, रिपुदमन बेवली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी जल बंटवारा, सी पर्यावरण संरक्षण, और डी मंदिर निर्माण। उम्मीद है आपने पक्का आंसर लगा लिया होगा कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आपका चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में। किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? तो उस वक्त उत्तर प्रदेश था, बट इस समय का क्या वो है आपका उत्तराखंड है। इसमें क्या होता था, महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि पेड़ों की कटाई ना हो सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1984, बी 1986, सी 1990 और डी 1996। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में लागू हुआ था। कब? जब भोपाल गैस त्रासदी कांड आपका 1984 का हो गया था, तो उसके बाद ये बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, सी ओडेम और डी एंसले। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार है इसका सिद्धांत किसने दिया था। इसका सही आंसर हमारा क्लेमेंट्स, जो आपके फ्रेडरिक क्लेमेंट्स साहब थे, इन्होंने ही आपका उत्तराधिकार का सिद्धांत दिया था, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्तराधिकार के प्रकार के आधार पर है। और ये क्या है? क्रमिक प्रक्रिया होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी 2011। तो आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? 2010, क्योंकि 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी और ये क्या है? सतत विकास सिद्धांतों को लागू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ए गांव क्षेत्र, बी जलागम प्रबंधन, सी संसाधन संरक्षण तकनीक और डी जल संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, पर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा है? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई गांव क्षेत्र बसाया जाएगा तो वहां पर जंगलों को काटा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हैबिटेट होगा उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे कि आपका प्रदूषण होगा। बाकी जो आप जलागम प्रबंधन करेंगे वो भी अच्छा है, संसाधन तकनीक संरक्षण तकनीक लगाएंगे वो भी पर्यावरण पर अच्छा रहेगा, और जल संचयन करेंगे। तीनों के तीनों ही आपके पर्यावरण पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। जबकि जब विलेज यार्ड बनाएंगे, अब गांव क्षेत्र को बसाएंगे, तो वहां पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है क्या कहलाता है? ए आवास, बी कुटिया, सी वन और डी वायुमंडल। तो आपको बताना है कि वह प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें कोई जीव रहता है उसे हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए हैबिटेट, या जिसे हम आवास कहते हैं। हैबिटेट जीव का रहने का स्थान होता है जिसमें वो अपनी सभी जैविक एवं अजैविक क्रियाओं को करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्थानिक, बी दुर्लभ, सी संकटग्रस्त और डी संकटापन्न। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि वे कौन सी प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंडेमिक, जिसे हम स्थानिक कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्थानिक प्रजातियां केवल एक ही निश्चित स्थान पर और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे नीलगिरी ताहर, अंडमान के कुछ पक्षी, ये सभी क्या होंगे? आपके एंडेमिक हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी इंडो बर्मा क्षेत्र और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी पूर्वी घाट, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्वी घाट है ये आपका इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में मेनली चार ही आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कौन सा आपका हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडालैंड। यही वे चार क्षेत्र है जो कि भारत में हॉटस्पॉट है, जबकि पूर्वी घाट क्या है? हॉटस्पॉट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भौगोलिक अवरोध के कारण एक प्रजाति दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए भौगोलिक, बी परिधीय, सी समीपस्थ और डी समस्थानिक। तो आपको बताना है भौगोलिक अवरोध के कारण जब एक ही प्रजाति और दो भागों में विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसे हम एलोट्रॉपिक या भौगोलिक कहते हैं, क्योंकि एलोट्रॉपिक या भौगोलिक स्पेसिफिकेशन के चलते जैसे आपका कोई नदी आ जाए, पर्वत आ जाए, इसी कारण
इसमें आपका जीन ड्राफ्ट होगा या जीन फ्लो होगा, जिसके कारण एक ही समय में ये अलग अलग आपकी प्रजातियां दिखेंगी या एक ही जीव की डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीसीज दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। आइए, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन ए, एलोट्रॉपिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? ए, पारिस्थितिकी क्षमता, बी, जैविक क्षमता, सी, बहुआयामी क्षमता और डी, आनुवंशिक क्षमता। तो आपको बताना है आदर्श परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, जिसको क्या कहते हैं हम? जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। जैविक क्षमता का मतलब क्या होता है? अधिकतम प्रजनन क्षमता। जितनी जैविक क्षमता होगी वही क्या होगी? उसकी अधिकतम प्रजनन क्षमता होगी, और यह आदर्श स्थितियों में परिस्थितियों में मापी जाती है। वास्तविक वृद्धि पर्यावरणीय प्रतिरोध से प्रभावित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कीट किसी क्षेत्र में नियमित रूप से पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए, दीर्घकालिक, बी, स्थानिक, सी, महामारी और डी, छिटपुट। तो आपको बताना है जैसे कोई कीट अगर किसी क्षेत्र में नियमित रूप से पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, स्थानिक, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं। आप जानते हैं एंडेमिक रोग या कीट क्या होते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष में स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है? जब कहीं अचानक प्रभाव होता है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक क्या होता है? जो वैश्विक फैलाव हो, जैसे आपने कोरोना को देखा था, कोरोना क्या थी? पेंडेमिक थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह होती है जिसे किसी विशेष आवास के प्रतीक के रूप में चुना जाता है। ए, कीस्टोन, बी, ध्वज प्रजाति, सी, सूचक और डी, छत्र प्रजाति। आपको बताना है वह कौन सी प्रजाति है जिसे किसी विशेष आवास के प्रतीक के रूप में चुना जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, ध्वज प्रजाति। क्योंकि जो फ्लैगशिप या ध्वज प्रजाति होती हैं, इनका उपयोग हम संरक्षण जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में हमने क्या किया था? हमने टाइगर को हमने फ्लैगशिप था हमारा, जिससे हमने टाइगर को प्रिजर्व किया था। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? जो इकोसिस्टम को नियंत्रित करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं? जो पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाती हैं, उन्हें हम इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉटस्पॉट के लिए मुख्य मानदंड क्या है? पहला, स्थानिक प्रजातियों की संख्या, दूसरा, खतरे की तीव्रता और तीसरा, विदेशी प्रजातियों की संख्या। तो आपको बताना है कि हॉटस्पॉट के लिए मुख्य मानदंड क्या है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं हॉटस्पॉट के लिए स्थानिक प्रजातियों की संख्या मायने रखती है और खतरे की तीव्रता ये भी मायने रखती है, जबकि विदेशी प्रजातियों की संख्या से बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ऑप्शन 1 और 2 से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉटस्पॉट में क्या होता है? उच्च स्थानिकता देखते हैं और हम उच्च खतरा देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण क्या कहलाता है? ए, बाह्य संरक्षण, बी, स्थल संरक्षण, सी, जटिल संरक्षण और डी, दोनों। मतलब आपको बताना है कि प्राकृतिक आवास के बाहर अगर हम किसी के जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का संरक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक्स सीटू या बाह्य स्थल संरक्षण, क्योंकि इससे क्या करते हैं हम? उस जीव के प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करते हैं। जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स, इसमें क्या करते हैं? जो जीव होता है उसका प्राकृतिक आवास नहीं होता है। इन सीटू में क्या करते हैं हम? जिसे हम स्वस्थानीय कहते हैं या हम स्थल संरक्षण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक आवास के अंदर ही हम क्या कहते हैं? उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? ए, 12, बी, 17, सी, 16 और डी, 17। तो आपको बताना क्या है कि जो एसडीजी गोल्स है उनकी संख्या कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 17, क्योंकि आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की संख्या कितनी है? 17 है, जिस 2015 में दिया गया था,
और हमारा ये लक्ष्य है कि 2030 तक हम सभी को क्या कर लें, हम प्राप्त कर लें। ठीक है, और ये यूएन द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा, और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 सही हो रहे हैं, या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने को ख्याल रखिए।